गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन लोग डिप्लोमेसी के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं, राजनयज्ञों के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं, उसको अपन लोग ले रहे हैं। इसमें आप देखिए कि राजनय का जो अंतिम लक्ष्य होता है वो है अपने राज्य के राष्ट्रीय हितों का संवर्धन और राज्य के द्वारा निर्धारित नीति के उद्देश्यों की पूर्ति का प्रयास करना। अब इस संदर्भ में स्टालिन के द्वारा राजनय को एक प्रकार की कला मानते हुए ये कहा गया कि कूटनीतिज्ञ के शब्दों का उसके कार्यों से कोई संबंध नहीं होता और न होना चाहिए। यदि ऐसा है तो वह राजनय ही कैसा। कथनी एक चीज है और करनी दूसरी। और स्टालिन का ये कहना है कि जो अच्छे शब्द हैं वो बुरे कार्यों को छिपाने में ढाल का काम करते हैं। एक इनोसेंट डिप्लोमेसी या एक निष्कपट राजनय बिल्कुल उसी तरीके से असंभव है, इम्पॉसिबल है, जैसे कि एक सूखा पानी या एक नरम लोहा। अब के.एम. पनिक्कर इस मत से सहमत नहीं है और उनका ये कहना है कि राजनय के कार्यों में झूठ, छल कपट और किसी भी तरीके का दुराव या छिपाव ये उचित नहीं है, क्योंकि जो चालाकी पूर्ण राजनय है, जो छल कपट का राजनय है, वो एक देश के उद्देश्यों की प्राप्ति में कभी कभार ही सहायक हो सकता है। बेसिकली इस प्रकार की प्रक्रिया के माध्यम से राजनय कभी भी अपने राज्य के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक नहीं हो सकता। अब राष्ट्रीय हित संवर्धन के दृष्टि से राजनय के द्वारा, राजनयिकों के द्वारा क्या क्या कार्य किए जाने चाहिए, इसको लेकर के अलग अलग विद्वानों के द्वारा, अलग अलग डिप्लोमेट्स के द्वारा अलग अलग कार्य बताए गए हैं। लेकिन मोर और लेस जो कार्य निकल करके आए उनको हम इस प्रकार से देख सकते हैं कि एक राजनयज्ञ के द्वारा, एक डिप्लोमेट के द्वारा, राजनय के द्वारा कौन कौन से कार्य संपादित किए जाते हैं। इसमें सबसे पहला जो काम हम लोग लेंगे वह है प्रोटेक्शन का कार्य, रक्षा कार्य। राजनय का जो सबसे पहला उद्देश्य है, जो सबसे पहला उसका फंक्शन है, जो सबसे पहली उसकी ड्यूटी है, वह है अपने देश के अधिकारों की रक्षा करना और अपने देश के हितों की अभिवृद्धि करना। अब इस संदर्भ में उसके क्या कार्य हो सकते हैं या होते हैं, वो इस प्रकार से हैं कि अपने देश से आने वाले जो व्यापारी हैं, पर्यटक हैं, विद्यार्थी हैं, ये जो विदेशों में रहते हैं, कार्य के लिए आते हैं, उनके हितों की रक्षा करना राजनय का कार्य होता है। ओपेनहाइम के शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि राजनयिक दूतों का ये मुख्य कार्य है कि वे अपने उन देशवासियों की संपत्ति, जीवन एवं हितों की रक्षा करें जो स्वागतकर्ता राज्य की सीमा में बसते हैं। जो राजनय है वो स्वदेश के सम्मान में और हितों के प्रति किसी भी प्रकार की सौदेबाजी नहीं कर सकता है। यदि विदेश में रहने वाले इन राष्ट्रजनों के कोई अधिकार छीन लिए गए हैं या संपत्ति जब्त कर ली गई है या किसी भी उपद्रव में वो हताहत हुए हैं या उन्हें उनके कानूनों का पूर्ण रूप से संरक्षण नहीं मिल पा रहा है, तो वो अपने राजनयिक मिशन से उचित सहायता की मांग कर सकते हैं। इस संदर्भ में राजनय को ये चाहिए कि वह अपने राष्ट्रिकों के कष्टों का निवारण करने के लिए उनका पूर्ण रूप से सहयोग करे। यदि स्वागतकर्ता राज्य में किसी प्रकार की पॉलिटिकल वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है, इनस्टेबिलिटी देखने को मिल रही है, राजनीतिक अस्थिरता देखने को मिल रही है और इसकी वजह से वहां की शांति व्यवस्था खतरे में है, कानून व्यवस्था बिगड़ा हुआ है, तो राष्ट्रिकों को दूतावास में शरण दी जाती है। गृह युद्ध तथा अंतर्राष्ट्रीय युद्ध की स्थिति में जब राजनयिक मिशन अपने राष्ट्रिकों को स्वदेश लौटाने के लिए, उनको सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के लिए उनकी सहायता करते हैं। युद्धरत राज्यों के बीच
जब राजनयिक संबंध टूट जाते हैं तो तटस्थ देशों के राजनयिकों को राष्ट्रिकों की रक्षा का दायित्व सौंपा जाता है। जैसे प्रथम विश्व युद्ध के समय, द्वितीय विश्व युद्ध के समय स्विट्जरलैंड और स्वीडन के द्वारा ये कार्य किया गया था। दूसरा जो महत्वपूर्ण कार्य डिप्लोमेसी का है वह है अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करना, प्रतिनिधित्व करना। हर राजनयिक, हर डिप्लोमेट दूसरे देशों में, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में अपने देश को रिप्रेजेंट करता है। एक प्रतिनिधि के रूप में जो राजनयिक अभिकर्ता है वो अपने राज्य तथा सरकार का प्रतीक होता है और अपने राज्य और सरकार के विचारों को अभिव्यक्त करता है। यदि कोई सरकारी या गैर सरकारी व्यक्ति एक देश के दृष्टिकोण को जानना चाहता है, उनके अभिप्राय को जानना चाहता है, तो उसे वहाँ के राजनयिक से संपर्क करना होगा। इसीलिए राजनयिकों को किसी भी देश का मुंह, आंख और कान कहा जाता है। वह अपने दृष्टिकोण को बड़ी चतुरता के साथ, स्पष्टता के साथ, संक्षिप्तता के साथ प्रस्तुत करता है। किसी भी प्रश्न के बारे में, किसी भी मुद्दे के ऊपर उसका अपना व्यक्तिगत विचार कुछ भी हो सकता है, लेकिन दूसरे देशवासियों को वह उन्हीं विचारों को बताएगा जो उसके देश की सरकार के हैं। अपनी सरकार के प्रतीक के रूप में, अपनी सरकार के प्रवक्ता के रूप में कार्य करते हुए जो राजनयिक अभिकर्ता हैं, विदेश में अपने देश के लिए मित्रता में वृद्धि करना और मित्रता में वृद्धि करने के लिए वह वहाँ के व्यापारी, समाजसेवी, शिक्षा शास्त्री, राजनीतिज्ञ एवं सरकारी नेताओं से संपर्क स्थापित करते हैं। राजनयिक अभिकर्ता के उत्तरदायित्वों का वर्णन करते हुए जोसेफ क्रू ने कहा है कि सर्वप्रथम उसे मुख्य रूप से एक व्याख्याता होना चाहिए और उसके इस कार्य के हमें दो पहलू देखने को मिलते हैं। नंबर 1, वो जिस देश में भेजा गया है उसकी परिस्थिति, उसका माइंडसेट, उसका मूड, उसकी मनोदशा, कार्य एवं मूल अभिप्रायों की जानकारी प्राप्त करना और अपनी सरकार को उससे परिचित करवाना। दूसरा, अपने स्वागतकर्ता देश की सरकार और जनता को अपने राज्य की इच्छाओं से, आशाओं से एवं लक्ष्यों से अवगत करवाना। वह उन विचारों एवं शक्तियों के बीच एक पारस्परिक सामंजस्य को स्थापित करने का एक अभिकरण है जिसके आधार पर राष्ट्र कार्य करते हैं। प्रतिनिधित्व का जो सही अर्थ है वो ये कि राजनयिक मिशन के जो सदस्य हैं, जो राजनयिक अभिकर्ता हैं, अपने देश के बारे में भली प्रकार से सूचित हों। मीन्स उनको अपने राज्य के बारे में, अपने देश के बारे में सभी प्रकार की सूचनाएं होनी चाहिए, सभी प्रकार की जानकारी होनी चाहिए और जहां आवश्यकता हो, जहां जरूरत हो, वहां वे निरंतर एवं तुरंत सूचना प्रदान कर सकें। यदि उन्हें कभी सार्वजनिक सभाओं में बोलने का अवसर मिले तो उन्हें अपने देश की नीतियों के बारे में, अपने देश की उपलब्धियों के बारे में वर्णन करना चाहिए, उनका उल्लेख करना चाहिए। जो वरिष्ठ राजनयिक अभिकर्ता होता है या राजनयिक मिशन के जो अध्यक्ष होते हैं, वो महत्वपूर्ण अवसरों पर, जैसे स्वीकार्य राज्य में जो शादियां हैं, मृत्यु संस्कार है, राज तिलक है, ओथ टेकिंग है, इन सब के ऊपर वो अपने देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। दूसरे देशों की सद्भावना यात्रा के द्वारा वहाँ की स्थिति की जानकारी प्राप्त करते हैं। केवल यही नहीं, वे अन्य राजदूतों के सम्मान में भोज देते हैं तथा दूसरों के द्वारा दिए गए भोजों में शामिल होते हैं। हेराल्ड सीमर के शब्दों में कहें तो ये कह सकते हैं कि एक अच्छा भोज राजनय की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है और इसीलिए अधिकांश देशों के द्वारा अपने राजनयिज्ञों को व्यय के लिए पर्याप्त धन दिया जाता है ताकि वे दूसरे राज्य की सद्भावना
प्राप्त कर सकें। थैंक यू। बाकी के कार्य अपन लोग कर लेंगे।